एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास में हम 13 से 16 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पूरे 4 दिन का करंट अफेयर कवर कर रही है। ठीक है, तो बिना देर के हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। तो जो 9th नंबर का एशियाई शीतकालीन खेल है वो चीन में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और चीन के हार्बिन शहर में इसका आयोजन होगा। ठीक है, कब से कब तक होगा? 19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 2025 में। ठीक है, अच्छा, इसका स्लोगन क्या होगा? इसका स्लोगन हो जाएगा 2025 नहीं, ओके 2025 ही है, 9वें एशियाई गेम्स की बात हो रही है। ठीक, इसका स्लोगन क्या हो जाएगा? तो स्लोगन याद रखिएगा, स्लोगन हो जाएगा ड्रीम बिग ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ठीक है, ड्रीम बिग ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इसका स्लोगन हो जाएगा। और मैस्कॉट क्या हो जाएगा? मैस्कॉट हो जाएगा बिन बिन और दूसरा है निनी। ठीक है, निनी। ये दोनों टाइगर कब्स हैं और ये 2025 में आयोजित होने वाले एशियाई शीतकालीन खेलों का मैस्कॉट है। ठीक है, ये दोनों बिनबिन और निन्नी। ठीक है, याद रखेंगे। और आयोजित कहाँ पर होंगे? चीन में आयोजित होंगे, चीन के हार्बिन शहर में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है इसरो को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए अवार्ड दिया है। और ये जो अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। ये CNN न्यूज़ 18 के द्वारा, एक चैनल है ये, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था। ठीक है, और 10 जनवरी 2024 को ये 7 श्रेणियों में दिया गया था। याद रखेंगे, कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्नीहाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बर्नीहाट। बर्नीहाट पड़ता किस राज्य में है? तो ये मेघालय में पड़ता है, याद रखेंगे। और इसको सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है CREA की रिपोर्ट में। अगर CREA के बारे में बात करें तो CREA क्या है? CREA जो है सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर बर्नीहाट जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है तो सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे साफ़ सुथरा शहर कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा सिलचर। ठीक है, सिलचर जो कि असम में पड़ता है, याद रखेंगे, असम में। ठीक है, अच्छा, अब दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो दिल्ली जो है आपका 8th पोजीशन पर है, 8वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, जो कि जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में इसको शुरू किया गया था। किसको? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को। ठीक है, और इस प्रोग्राम में वे सारे शहर शामिल किए गए थे जो 2011 से लेकर के 2015 तक के लिए जो निर्धारित वायु गुणवत्ता मानक हैं उनको पूरा नहीं करते थे। ठीक है, और सरकार ने अब तक 2026 तक इन जो शहर हैं जो इस लिस्ट में शामिल थे, 2026 तक इन शहरों से PM, जिसे कि हम पर्टिकुलेटेड मैटर कहते हैं, इन शहरों में PM जो पर्टिकुलेटेड मैटर है इसकी सांद्रता में 40% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे CREA की रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बर्नीहाट। इसको पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। में किसे UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं ये नियुक्त किए गए हैं शीलवर्धन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और शीलवर्धन सिंह का नाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरी जगह भी ये इससे पूर्व क्या थे, कौन सा पद संभालते थे? तो ये CISF के पूर्व DG रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा शीलवर्धन सिंह। अच्छा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने जा रहा है आपके सामने पॉलिटी का, वो ये है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में बात की गई है यूपीएससी की। तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी की बात की गई है, इसी के अनुच्छेद हैं। ठीक है, यूपीएससी के बारे में जानते हैं। तो यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, 9 से 11 तक सदस्य हो सकते हैं विद अध्यक्ष। ठीक है, और सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अच्छा, जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति जो है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और यूपीएससी का जो अनुच्छेद जिनके अंतर्गत वर्णन किया गया है 315 से लेकर के 323 तक, तो ये कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं, तो ये भाग 15 के अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम क्या थी, जो अभी मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, उसी के अवसर पर हम लोग हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसकी थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, इट्स ऑल इन द माइंड, दैट मीन्स सब कुछ आपके मन में है, यह सब मन में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको हम मना कब से रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को, तो 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1984 को यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है घोषित किया था। ठीक है, युवा वर्ष घोषित किया गया था, कौन से ईयर को, 1984 को। अच्छा, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये होता है आपका 12 अगस्त को। ठीक है, और अभी हमने करंट अफेयर में पीछे पढ़ा था कि 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो ये 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। कहाँ पर, नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के दौरान मैंने एक आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ, उसमें आपको कमेंट में आंसर करना था, लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे किया है, उस क्वेश्चन की आप लोग, हम इसके करंट अफेयर हमेशा करते हैं, तो ऑप्शंस भी रिवीजन करते हैं, तो ये ऑप्शंस रह गए। ठीक है, इनको करते हैं। नीना सिंह कौन है, नीना सिंह CISF की नई डायरेक्टर जनरल बनी है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, इसलिए इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनीश दयाल सिंह कौन है, CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं ये। राहुल रसगोत्रा कौन है, ITBP के ये डायरेक्टर जनरल हैं। और शीलवर्धन सिंह ये कौन बने हैं, UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले ये कौन थे, CISF के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना दिवस हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है, तो देखिए हनुमानगढ़ी लड्डू जो है ये अयोध्या को GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की लंबाई, जिसका कि उद्घाटन किया है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसकी लंबाई कितनी है ये हमको बताना है। तो अटल सेतु की लंबाई जो है हो जाएगी 21.8 किलोमीटर। ठीक है, अटल सेतु जिसका कि इनॉग्रेशन महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किसने किया है, तो देखिए उग्रम जो राइफल है, असॉल्ट राइफल है, इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला केंद्र पोषित गौ अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जाएगा, तो देश का पहला केंद्र पोषित गौ अभ्यारण्य जो है मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये तुलगपुर, ठीक है, तुलगपुर कुमेरा गांव में बनाया जाएगा। ये अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय के द्वारा ये जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना आई थी, तो उसमें क्या बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 11.84 लाख
मवेशी जो है आवारा या छुट्टा घूमते हैं, तो उन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। ठीक है, और भारत का पहला गौ अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताओगे आप, जो आंसर होगा आपका, ये एमपी के शाजापुर जिले में बनाया गया था। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, लेकिन ये केंद्र पोषित होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का इसका विषय क्या था? ठीक है, सड़क सुरक्षा नायक बने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी थीम थी, विषय मतलब थीम पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सप्ताह है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है, और लोगों को सड़क सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध गायिका प्रभा आत्रेय, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है, ये किस घराने से बिलोंग करती थी, ये हमें बताना है। तो जो प्रभा आत्रेय जी हैं, जिनका अभी निधन हो गया है हाल ही में, ये बिलोंग करती थी किराना घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किराना घराना से बिलोंग करती थी कौन? प्रभा आत्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस राज्य ने युवा निधि योजना शुरू की है? नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने युवा निधि योजना शुरू की है, और ये जो युवा निधि योजना है, जो यहाँ के सीएम हैं सिद्धरमैया, ठीक है, सिद्धारमैया ने 5वीं गारंटी योजना के तहत, कांग्रेस ने 5वीं गारंटी की योजना के तहत युवा निधि योजना शुरू की गई है। इसमें ग्रेजुएशन कर चुके जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको 3000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा 2 साल तक, और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर चुके हैं उनको 1500 रुपये 1500 रुपीज़ का मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? केवल 2 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, केवल 2 साल तक दिया जाएगा। तो ये तो 5वीं गारंटी योजना थी, तो इसके पहले की 4 जो गारंटी योजना है वो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए, कर्नाटक में पहली जो 4 गारंटी योजना थी, इसमें से पहली थी कि कर्नाटक राज्य में बसों में जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है, इसका नाम था शक्ति। ठीक है, इस गारंटी योजना का नाम था शक्ति। दूसरा जो गारंटी योजना थी उसका नाम था अन्न भाग्य थी। तो अन्न भाग्य के अंतर्गत क्या होना था कि जो बीपीएल परिवार थे, बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल देना था, ठीक है, राज्य सरकार को। तो ये तो हो गई दूसरी गारंटी मिशन योजना। ठीक है, और तीसरी योजना जिसका कि नाम है गृह ज्योति, इसके अंतर्गत क्या होगा कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ठीक है, और चौथी गृह लक्ष्मी जो है गारंटी योजना, इसके अंतर्गत क्या होना है कि ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिलाएं हैं उनको हर महीने 2000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कर्नाटक की 5 गारंटी योजना। तो युवा निधि योजना कहाँ पर शुरू की गई है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें याद रखना है कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? सिद्धारमैया है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कर लीजिएगा। तो ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये नियुक्त हुए हैं, इनका नाम हो जाएगा विलियम लाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें जो है लाई चिंग ते के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कौन बने हैं ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो हैं वे बने हैं विलियम लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला बनी है उनका नाम हो जाएगा दीपा भंडारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दीपा भंडारी का नाम याद रखिएगा, चूंकि ये पहली महिला अधिकारी हैं इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला स्टार लाइन ड्रोन कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला स्टार लाइन ड्रोन जो है उसका नाम हो जाएगा दृष्टि 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह पहला स्वदेशी अनमैन्ड व्हीकल है। अनमैन्ड व्हीकल मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसका मतलब ये होता है, इसको आप एक तरीके का ड्रोन कह सकते हो, ठीक है। ये एयर व्हीकल है तो इसको बिना किसी पायलट के उड़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बनाया किसने है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे इजराइल की एक कंपनी के सहयोग से बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में। अच्छा, तो हर वर्ष ये ऊंट महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर में। अच्छा, आप लोगों को याद होगा एक मरु महोत्सव होता है, तो मरु महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है जैसलमेर में, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और याद होगी, हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था, अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे होगे, कि 2024 को यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा वर्ष घोषित किया था? इंटरनेशनल कैमिलेट्स ईयर, ठीक है। इंटरनेशनल कैमिलेट्स वर्ष घोषित किया है 2024 को यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को याद दिलाती हूँ मैं कि वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया था? इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। किसको? मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ऊंट महोत्सव की बात हो रही थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव जो अभी हाल ही में गुजरे हैं हम एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, सरस मेला, ठीक है, सिंथन स्नो फेस्टिवल, ये लेवेंडर फेस्टिवल, ये सब कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। नवरोज फेस्टिवल जो है ये कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। मक्खन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? ये उत्तराखंड में मनाया जाएगा मक्खन महोत्सव। नुआखाई कहाँ पर मनाया जाता है? नुआखाई आपका मनाया जाता है ओडिशा में। बोनालू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बोनालू महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहोगे तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव। चचिन चराई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो चचिन चराई महोत्सव जो है आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कैर पूजा कहाँ पर होती है? कैर पूजा होता है त्रिपुरा में, ठीक है। अच्छा, बिहू जो है, बिहू फेस्टिवल कहाँ पर होता है? ये असम में हो जाएगा। और भोगाली बिहू कहाँ पर होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ओडिशा के जो चांदीपुर में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, 12 जनवरी 2024 को किया गया है, ठीक है। ये एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में किया है, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत जो है 5 मिसाइलें बनाई गई थी, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कब शुरू किया गया था? ये आपका शुरू किया गया था 1983 में, ठीक है, 1983 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ठीक है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, ये मैंने एक ट्रिक सोची है, ठीक है। पटना कहाँ की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये ट्रिक है हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। किस तरीके से? तो देखिए, पी से हो जाएगा पृथ्वी जो पहली मिसाइल थी, ठीक है। ए से हो जाएगा अग्नि और टी से हो जाएगा त्रिशूल, ठीक। एन फॉर नाग हो जाएगा, और नाग जो है 3rd जनरेशन की टैंक भेदी मिसाइल है जी। एक बार टारगेट सेट कर दिया और मिसाइल छोड़ दी जाती है, और जहाँ पर भी टारगेट होगा, ठीक है, ये उसको जा करके टारगेट करेगी, ठीक। अच्छा, लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा आकाश। तो आप लोग याद रखोगे ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में, इसके अंतर्गत 5 मिसाइल बनाने का लक्ष्य रखा गया था पटना, ठीक है। पी से हो जाएगा पृथ्वी, ए से हो जाएगा अग्नि, टी से हो जाएगा त्रिशूल, एन से नाग हो जाएगा जो कि 3rd जनरेशन की टैंक भेदी मिसाइल है, दागो और भूल जाओ के कंसेप्ट पर काम करती है, और ए से आकाश हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम बात करेंगे डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ जो है ये हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन हो जाएंगे? SV कामत हो जाएंगे। और डीआरडीओ दिवस कब होता है, मैं ये चाहूँगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, डीआरडीओ दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मलेशिया ओपन में पुरुष युगल में भारत के लिए पहला रजत पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है, इन्होंने मलेशिया ओपन में पहला रजत पदक जीता है, ठीक है, भारत के लिए। अच्छा, गोल्ड किसने जीता है, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आएगा। तो गोल्ड जो है चाइना की जोड़ी है, उसने जीता है, ठीक है। अच्छा, सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है ये अभी और चर्चा पे रही थी किस वजह से कि वर्ष 2023 का, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है उसके लिए इनको चुना गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 के लिए सात्विक और चिराग को दिया जाएगा। ये खेल कौन सा खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अच्छा, सुदीरमन कप जो है किससे संबंधित है? सुदीरमन कप संबंधित है आपका बैडमिंटन से, ठीक है। जीता किसने था? चाइना ने जीता था। हराया किसको था? साउथ कोरिया को हराया था, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और जापान के बीच सहयोग काइजिन 2024 अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो काइजिन सहयोग जो है ये आयोजित किया गया चेन्नई में 8 से लेकर के 12 जनवरी तक, ठीक है। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के द्वारा इसका अभ्यास किया गया था। अच्छा, जापान के साथ हम कुछ और भी अभ्यास करते हैं, उनके नाम भी हम यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो जापान के साथ हम करते हैं जैमेक्स, जापान के साथ हम करते हैं धर्म गार्जियन, ठीक है। जापान के साथ ही हम करते हैं वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री भी हम किसके साथ करते हैं? जापान के साथ करते हैं। तो याद रखिएगा, जो काइजन 2024 है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया गया? तो आर्म फोर्स वेटरन्स डे जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? जो सैनिक हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इसे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस भी कहा जाता है। तो 14 जनवरी को जो भी हमारे सैनिक हैं, इनके निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान को याद करने के लिए, उनके लोगों को उनके बलिदान और सेवा भाव को जागरूक बनाने के लिए उसके प्रति ये आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, इसका मतलब है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। कब? 14 जनवरी को, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक कारण है कि 14 जनवरी 1953 को भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल, जिनका नाम था KM करियप्पा, ये रिटायर हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर जो हैं रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अभी जो T20 वाला मैच खेला था, वो मैच खेलकर उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इनके बाद आयरलैंड के जो प्लेयर हैं वो आते हैं, जिनका कि नाम है पॉल स्टैलिंग, ठीक है। इन्होंने 134 मैच खेले हैं। और जॉन डेबरेल, ठीक है, नाम याद रखेंगे, जॉन डेबरेल, इन्होंने कितने मैच खेले हैं? 128 मैच खेले हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? रोहित शर्मा हो जाएंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, ठीक है। 150 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है टिम साउदी, ठीक है, टिम साउदी। ये कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? तो ये न्यूजीलैंड की टीम को बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? 18 से 24 जनवरी तक किया जाएगा, ठीक है। बेगमपेट हवाई अड्डा है कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा है। और इसका आयोजन किसके द्वारा करा जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो देखिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, जिसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी कहते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, WEF, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। ये 19वां संस्करण था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस जो रिपोर्ट है, इसमें किसी भी कंट्री को कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है, बस ये बताया जाता है कि आने वाले समय में किस देश को क्या क्या जो है रिस्क या थ्रेट्स झेलने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 को हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा क्लोनी, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और यहाँ से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि WEF और भी रिपोर्ट्स जारी करता है, उनके नाम यहाँ पर हम जानेंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? ये भी WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अभी हमने पढ़ा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF जारी करता है। ग्लोबल ट्रैवल्स एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? ये भी WEF के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल टैलेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद एक और रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। ये कौन जारी करता है? ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो ये इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा कि WEF जारी करता है, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा जो है रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बने हैं। और हमारे इस समय रक्षा मंत्री कौन है? ये कल्याण सिंह हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखेंगे, रश्मि शुक्ला कौन है? रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी थी, ठीक है। पहली महिला DGP महाराष्ट्र की बनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। रघुराम अय्यर कौन है? रघुराम अय्यर जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। शशि सिंह कौन है? शशि सिंह अखिल भारतीय रबर संघ के अध्यक्ष बने हैं, ठीक। तो ये तीनों नाम भी चर्चा में थे अभी करंट अफेयर्स में, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस जो है जनरल KM करियप्पा, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, इन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। 14 जनवरी 1953 को पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा, इनका रिटायरमेंट हुआ था, इन्हीं के सम्मान में 15 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे हम। अब अगला देखेंगे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था 76वां, याद रखिएगा। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मकर विलक्कू जो उत्सव है ये केरल में मनाया जाता है। केरल में जो प्रसिद्ध शबरीमाला अयप्पा मंदिर है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर वहाँ पर मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण में आने लगता है, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है, इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो जो मकर विलक्कू त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, शबरीमाला अयप्पा मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के अलग अलग हिस्सों में और भी नामों से मनाया जाता है, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है शिशुर संक्रांत, ठीक है। शिशुर संक्रांत किसको कहा जाता है? मकर संक्रांति के त्यौहार को। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, हम सभी जानते हैं, अक्सर सुनते हैं नाम। हिमाचल में इसको माघ सांझी कहेंगे, ठीक है। असम में भोगाली बिहू कहते हैं, या इसे माघ बिहू भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में इसको, पंजाब में देखिए, पंजाब में लोहरी कहते हैं और हरियाणा में माघी कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक में इसको एलू विरोधू कहते हैं, एलू विरोधू। और आंध्र प्रदेश में इसको पेड़ा पदुंगा कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? उड़ीसा में इसको मकर चौला कहते हैं, ठीक है। तो ये था मकर संक्रांति का त्यौहार, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
एनुअल मीटिंग 2024 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग हुई थी 15 जनवरी से 19 जनवरी तक, ठीक है, जो चलने वाली है, इसकी थीम जो है हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग 2024 का थीम हो जाएगी। कब से कब तक चलेगी? 15 से 19 जनवरी तक चलेगी। कौन से नंबर की बैठक है ये? 54वें नंबर की बैठक है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये मीटिंग है ये कहाँ पर होगी? दावोस में होगी, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस अवार्ड शो में ओपेनहाइमर ने कुल 8 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, और कुल 6 अवार्ड किसने जीते हैं? एक फिल्म है जिसका नाम है बारबी। ठीक है, इसने 6 अवार्ड जीते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व देश का पहला डार्क स्काई नेशनल पार्क बनेगा? ठीक है, तो भारत का जो टाइगर रिजर्व है जिसका कि नाम है पेंच बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसको भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, डार्क स्काई पार्क क्या होता है? रात के समय जो आसमान होता है, जो आकाश होता है, उसमें प्रकाश का प्रदूषण कम करने के लिए, खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो स्थान होते हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए लाइट पॉल्यूशन क्या होता है कि जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा जलती हैं, तो जो आसमान होता है उसकी लाइटिंग या सितारों का प्रकाश कह लें, वो आसमान उससे भरा भरा नहीं दिखता है। तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसका जो अध्ययन है, ठीक है, खगोल विज्ञान का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो खगोल विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए डार्क स्काई पार्क्स जो हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको घोषित किसके द्वारा किया जाता है? कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल होते हैं? तो डार्क स्काई पार्क की मान्यता इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नेतृत्व में द डार्क एंड क्वाइट स्काईज फॉर द साइंस एंड सोसाइटी वर्किंग ग्रुप के द्वारा डार्क स्काई पार्क्स की मान्यता दी जाएगी। आपको इतना सारा कुछ बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि भारत का ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है, पहला टाइगर रिजर्व है वो जो कि डार्क स्काई पार्क बन गया है, तो पेंच बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा, सीधा सा आंसर है। ठीक है, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? बांदीपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है, और पलामू कहाँ पे पड़ता है? पलामू झारखंड में पड़ता है। डार्क स्काई पार्क का यूज़ क्या होता है? डार्क स्काई की जो आसमान है वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, केवल नेचुरल लाइट्स होनी चाहिए, जिससे कि खगोल विज्ञान के अध्ययन में सुविधा हो सके। ठीक है, जो भी खगोलीय पिंड होते हैं, तारे हो गए, ब्लैक होल हो गए, आकाशगंगाएं हो गई, सुपरनोवा स्टार्स हो गए, ठीक है, सफ़ेद दानव हो गए, रेड जाइंट्स हो गए, तो इनका सबका अध्ययन करने में आसानी रहती है ऐसे स्थानों पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा 16 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर होता है। आई होप ये जो क्लास है आप लोगों को ने अच्छे तरीके से समझी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर पसंद आई है क्लास, आपने लाइक किया है, तो इसको अपने स्टडी ग्रुप, पीर ग्रुप अगर कोई आपका है तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।